इलाहाबाद का सुहाना मौसम और गोमती नदी के हाई स्टैंडर्ड इलाके में बना सिंह बिला अपनी शान से खड़ा था। जितना खूबसूरत वो घर था, उतने ही जिंदा दिल उसमें रहने वाले लोग थे। बड़े से ड्राइंग रूम में अफरा तफरी मची हुई थी। सावित्री देवी सोफे पर बैठकर नौकरों को हुक्म दे रही थीं, जबकि विक्रम सिंह अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम, आपकी लाडली अभी तक तैयार नहीं हुई। गाड़ी बाहर खड़ी है और ये लड़की मेकअप ही खत्म नहीं कर रही। एक दिन मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी, सावित्री जी ने झुंझला कर कहा। विक्रम सिंह ने मुस्कुराकर अखबार नीचे रखा। अरे भाई, बच्ची है, शादी में जा रही है तो थोड़ा सजने संवरने दो। वैसे भी हमारी आराध्या के बिना कौन सी रौनक लगने वाली है। तुम्हारा कोड नेम क्या है और तुम किस मिशन पर यहाँ भेजी गई हो। कमरे में तेज ठंड थी, लेकिन सामने कुर्सी पर बैठे आदमी की आवाज़ उस ठंड से भी ज़्यादा सख्त थी। मेज़ पर रखी हल्की सी रोशनी उसके चेहरे की तीखी लकीरों को और भी उभार रही थी। वो बिना हिले डुले ऐसे बैठा था जैसे पत्थर की मूरत हो, और उसकी गहरी काली आंखें सामने बैठी लड़की पर टिकी हुई थीं। लड़की ने अपने मेहंदी लगे हाथ बेचैनी से मड़ोड़े और माथे का पसीना पोंछा। उसने जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था, लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में ही नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज़ को संभालते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर फौजी, आपका दिमाग ठीक है ना। मैं कोई जासूस नहीं हूँ और ना ही मेरा कोड नेम है। मेरा नाम आराध्या सिंह है और मैं बस रास्ता भटक गई थी। आप मुझसे ऐसे पूछताछ कर रहे हैं जैसे मैंने कोई देश जीतने का प्लान बनाया हो। मेजर आर्यवीर प्रताप ने मेज पर रखा पेपरवेट उंगलियों से घुमाया। उसके माथे पर हल्की लकीरें उभरी थीं। इस लड़की की बेबाकी उसे हैरान कर रही थी। आमतौर पर लोग उस कमरे में लाए जाने के बाद बोलने की हिम्मत भी नहीं करते थे। तुम रेड जोन में मिली हो। ये कोई पार्क नहीं था जहां तुम घूमने आई हो। रात के 2 बजे बॉर्डर के पास इतना संवेदनशील इलाका, और तुम बोल रही हो कि रास्ता भटक गई। मेरे पास तुम्हें वहीं गोली मार देने का अधिकार था, लेकिन मैंने तुम्हें जिंदा यहाँ लाना बेहतर समझा। अगर सच नहीं बताओगी तो मेरे पास और भी तरीके हैं। उसकी आवाज़ में ऐसी शक्ति थी कि आराध्या का दिल एक पल को कांप गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। देखिए, आप अपनी डरावनी आंखें किसी और को दिखाइएगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं शादी में आई हूँ। मेरी कजिन की शादी थी नीचे वाली घाटी में। हम बस एक शर्त पूरी करने गए थे। मुझे क्या पता था कि आगे सेना का इलाका है। आर्यवीन ने कुर्सी से टेक लगाई और ठंडी नजरों से उसे देखा। शादी और शर्त? तुम्हें लगता है सेना के इलाके में घुसना कोई मजाक है? संदीप, उसने ऊंची आवाज लगाई। दरवाजा खुला और एक सैनिक अंदर आया। यस सर। इसे लॉकअप में डाल दो जब तक हेडक्वार्टर से इसकी पहचान नहीं हो जाती। ये यहीं रहेगी। इसे किसी से बात करने की इजाजत मत देना। आराध्या कुर्सी से उठ खड़ी हुई। क्या आप मुझे बंद नहीं कर सकते? मेरे पापा को पता चला तो बहुत बुरा होगा। जानते भी हैं मैं कौन हूँ। मैं विक्रम सिंह की बेटी हूँ। आर्यवीर अपनी जगह से उठा और उसके करीब आकर रुका। उसका लंबा कद आराध्या पर साया कर रहा था। यहाँ मेरा नियम चलता है, तुम्हारे पापा का नहीं। ले जाओ इसे। संदीप ने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने झटक दिया। जाते जाते भी वो आर्यवीर को घूरती रही। आप बहुत बड़े विलन हैं, हिटलर हैं। देखना मैं आपका क्या हाल करती हूँ। दरवाज़ा बंद हुआ तो आर्यवीर ने गहरी सांस ली और टोपी मेज पर रख दी। ये लड़की सच में मुसीबत थी। उसकी आंखों में डर से ज़्यादा शरारत थी। लेकिन सवाल यही था कि यहाँ तक पहुँची कैसे। इस बात को समझने के लिए हमें 48 घंटे पीछे जाना होगा। लखनऊ का सुहाना मौसम और गोमती नगर के मशहूर इलाके में बना सिंह विला अपनी शान से खड़ा था। जितना खूबसूरत वो घर था, उतने ही जिंदा दिल उसके लोग थे। बड़े से ड्राइंग रूम में अफरा तफरी मची थी। सावित्री देवी सोफे पर बैठकर नौकरों को हुक्म दे रही थीं, जबकि विक्रम सिंह अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम, आपकी लाडली अभी तक तैयार नहीं हुई। गाड़ी बाहर खड़ी है और ये लड़की मेकअप ही खत्म नहीं कर रही। एक दिन मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी, सावित्री जी ने झुंझला कर कहा। विक्रम सिंह ने मुस्कुराकर अखबार नीचे रखा। अरे भाई, बच्ची है, शादी में जा रही है तो थोड़ा सजने संवरने दो।
वैसे भी हमारी आराध्या के बिना कौन सी रौनक लगेगी। अभी सब लोग बात ही कर रहे थे कि तभी सीढ़ियों से धड़ धड़ करती हुई कोई नीचे उतरा। वो थी आराध्या, 21 साल की बेबाक और जिंदा दिल लड़की, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में शरारत भरी चमक। उसने पीले रंग का गोटे किनारे वाला सूट पहना हुआ था और हाथों में कांच की चूड़ियां खनक रही थीं। आते ही बोली, आ गई, मैं तैयार हूँ। मामा बेवजह टेंशन लेती हैं, मैं तो बस अपनी हील्स ढूंढ रही थी। फिर पापा के गले में बाहें डालकर बोली, पापा देखो ना कैसी लग रही हूँ मैं। विक्रम सिंह ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी राजकुमारी तो हमेशा सबसे प्यारी लगती है। बस वहाँ पहाड़ों में जरा संभल कर रहना, ज़्यादा शरारत मत करना। आराध्या हंसते हुए बोली, अरे पापा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आप फिक्र मत करो, सब संभाल लूंगी। चलो अब देर हो रही है। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और बाहर भाग गई। ये सफ़र अर्जुन भैया की शादी के लिए था। अर्जुन उसका तायाजाद का बेटा था और उसकी शादी कश्मीर की खूबसूरत वादी गुलमार्ग में हो रही थी। पूरा परिवार 2 बड़ी बसों और 3 गाड़ियों में काफिले की तरफ रवाना हुआ था। आराध्या जैसे ही बस में चढ़ी, उसके कजिन शोर मचाने लगे, आ गई हमारी मिस ट्रवल। आदित्य ने हंसते हुए कहा। आराध्या तुरंत बोली, चुप रहो, ट्रेवल मैं नहीं तुम हो, पहले मेरा बैग पकड़ो। और उसने अपना भारी बैग उसकी गोद में डाल दिया और खुद खिड़की वाली सीट पर जम गई। सफ़र शुरू होते ही उसकी बातें भी शुरू हो गईं। कभी ड्राइवर से कहती, तेज गाना लगाओ, कभी बुआओं को छेड़ती तो कभी कजिन के साथ सेल्फी लेती। वो पूरे ग्रुप की जान थी, उसे चुप बैठना पसंद ही नहीं था। कई घंटों बाद जब गाड़ियां कश्मीर के गुलमार्ग घाटी की तरफ बढ़ीं तो नज़ारा ही बदल गया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, बहता हुआ नीलम नदी का पानी और ठंडी ठंडी हवा। आराध्या खिड़की से बाहर झुककर हवा को चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी खूबसूरती में भी उसके लिए मुश्किलें छुपी हुई हैं। शाम तक सब लोग मंजिल पर पहुंच गए थे। दुल्हन वालों का घर पहाड़ी ढलान पर बना हुआ खूबसूरत लकड़ी का कश्मीरी घर था, जिसके चारों तरफ अखरोट और सेब के पेड़ थे। मेहमानों का स्वागत कश्मीरी कहावा और तरह तरह के पकवानों से हुआ था। थकी होने के बावजूद आराध्या एकदम फ्रेश थी। वो बरामदे में खड़ी होकर पीछे के घने जंगलों को देख रही थी, जो पहाड़ की चोटी तक फैला हुआ था। ऊपर कुछ लाइटें टिमटिमा रही थीं। उसने पास खड़े एक लोकल कजिन से पूछा, वहाँ क्या है? उसने धीमी आवाज़ में कहा, वो रेड जोन है, वहाँ सेना की चेक पोस्ट है और आगे बॉर्डर पड़ता है। उधर जाना सख्त मना है। जंगल के उस पार बारूदी सुरंगें भी हो सकती हैं, इसलिए कोई उधर नहीं जाता। मना शब्द सुनते ही आराध्या की आंखों में चमक आ गई। जहाँ जाने से रोका जाए उसका दिल सबसे पहले वहीं जाने को करता था। उसने फिर से उन टिमटिमाती रोशनियों को देखा, जैसे वहाँ कोई अजीब सी खिंचाव हो। अगली रात मेहंदी का फंक्शन था। ढोलक पर गीत गाए जा रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। देर रात जब बड़े लोग सोने को चले गए तो नौजवानों ने बाहर अलावा जलाया और टूट एंड केयर का खेल शुरू हो गया। बोतल घूमते घूमते आराध्या की तरफ आकर रुक गई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, चलो आराध्या, टूथ या डेयर? वो बाल झटक कर बोली, टूथ तो कमज़ोर लोग चुनते हैं, मैं डेयर लूँगी। आदित्य ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ। उसे आराध्या को चैलेंज करने का मौका जो मिल गया था। ठीक है, अगर तुम सच में इतनी बहादुर हो तो सामने जो जंगल दिख रहा है ना, वहीं जाना होगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, उस जंगल के पार एक पुरानी अंग्रेज के ज़माने की टूटी हुई चौकी है। उसके पास एक ख़ास तरह का सफ़ेद पत्थर मिलता है। तुम वो पत्थर लेकर आओगी, तभी मानेंगे कि सच में वहाँ तक गई थी। सब लड़के लड़कियां चुप होकर आराध्या को देखने लगे। टास्क आसान नहीं था। रात का अंधेरा, जंगली जानवरों का डर और ऊपर से सेना का प्रतिबंधित इलाका। लेकिन आराध्या के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने बोहें उठाकर कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाती हूँ और 10 मिनट में पत्थर लेकर आऊँगी। फिर मान लेना कि आराध्या सिंह किसी से नहीं डरती। अनन्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, रहने दे आराध्या, मामा ने मना किया है उधर जाने से। आराध्या ने शॉल कंधे पर ठीक करते हुए कहा,
तुम चुप रहो अनन्या, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सबके मना करने के बावजूद अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ गई। हवा और ठंडी हो गई थी। पेड़ों की परछाइयाँ और गहरी लग रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जिद उसे पीछे मुड़ने नहीं दे रही थी। वो झाड़ियों से बचती हुई ऊपर की तरफ चढ़ती गई। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपने कदमों की आवाज़ भी उसे डरा रही थी। काफ़ी देर चलने के बाद भी उसे वो पुरानी चौकी नहीं दिखी। उसे एहसास हुआ कि शायद वो रास्ता भटक गई है। घने अंधेरे में दिशा समझना मुश्किल था। अचानक उसका पैर फिसला और वो लड़खड़ा कर कटीले तारों के पास जा गिरी। उसकी शॉल तारों में उलझ गई। हे भगवान, ये तार कहाँ से आ गए? वो बड़बड़ाते हुए शॉल छुड़ाने लगी। तभी उसकी नज़र सामने लगी एक तख्ती पर पड़ी, जिस पर लाल रंग से लिखा था, खबरदार, प्रतिबंधित क्षेत्र, आगे बढ़ी तो गोली मार दी जाएगी। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया था। वो घबराकर पीछे मुड़ने ही वाली थी कि अचानक सन्नाटा तेज आवाज़ में टूट गया था। वहीं रुक जाओ, हाथ ऊपर करो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तेज सर्च लाइट उसकी आंखों पर पड़ी और वो कुछ देख भी ना सकी। चारों तरफ भारी बूटों की आवाज़ें गूंजी और बंदूकों से लैंस सैनिकों ने उसे घेर लिया। हिलना मत, किसी ने सख्त लहजे में कहा। आराध्या ने कांपते हुए हाथ ऊपर कर दिए। मैं बस वो कुछ कह पाती उससे पहले ही आवाज़ आई, इसे कमांडर के पास ले जाओ। उसे लगभग पकड़कर कैंप के अंदर ले जाया गया। वो पूरा फौजी कैंप था, हर तरफ बैरक्स और चौकसी। उसे एक मुख्य इमारत के कमरे में ले जाया गया। अंदर हीटर चल रहा था। कमरे में हल्की गर्माहट थी। सामने बड़ी मेज के पीछे मेजर आर्यवीर प्रताप सिंह बैठा था। उन्होंने फाइल से नज़र उठाकर उसके अस्त व्यस्त हालत को देखा। पीला सूट, उलझे बाल, डरी हुई आंखें, लेकिन चेहरे पर अब भी जिद साफ दिख रही थी। एक सैनिक ने रिपोर्ट दी, सर, ये लड़की फेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। शक है रेकी करने आई है। आर्यवेन ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराया और खुद कुर्सी से उठकर धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़े हुए। उनकी मौजूदगी में ऐसा रौब था कि आराध्या को लगा कमरे की हवा भारी हो गई है। उन्होंने बस एक शब्द कहा, नाम। उस एक शब्द में इतना दबाव था कि आराध्या को बोलने के लिए खुद को संभालना पड़ा। यही वो पल था जहां से उनकी टकरार शुरू हुई थी। उसकी तेज जुबान और उनका सख्त मिजाज। कुछ देर बाद उसे लॉकअप में डाल दिया गया। छोटा सा कमरा, एक लोहे का पलंग और एक पानी की बोतल। आराध्या ने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी। खोलो इसे, मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाना है। जानते नहीं मैं कौन हूँ? बाहर पहरा दे रहे सैनिक चुप रहा। आखिर थक हाक कर वो पलंग पर बैठ गई। अब उसके दिल में सच में डर घर करने लगा था। उसका मोबाइल भी ले लिया गया था और पहली बार उसे अपनी जिद भारी लगने लगी थी। घर वाले क्या सोच रहे होंगे? यकीनन वहाँ कोहराम मच चुका होगा, क्योंकि उसे निकले हुए 2 घंटे गुजर चुके थे। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। ये सब उस सड़े हुए मेजर की वजह से हो रहा है। शक्ल से तो इतना हैंडसम बनता है जैसे कोई फिल्मी हीरो हो, लेकिन दिल बिल्कुल पत्थर का है। हिटलर कहीं का, संगमरमर का पुतला। वो बड़बड़ा रही थी और आंसू पोंछ रही थी। दूसरी तरफ मेजर आर्यवीर प्रताप अपने दफ्तर में वायरलेस पर हेडक्वार्टर में बात कर रहा था। यह सर, एक संदिग्ध लड़की को पकड़ा गया है। दिखने में आम सिविलियन लगती है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। सेक्टर में पहले ही 3 अलर्ट है। जी सर, पूछताछ जारी है। उसने संपर्क खत्म किया और स्क्रीन पर चल रही सीसीटीवी फुटेज को देखने लगा, जिसमें आराध्या सिंह लॉकअप में बैठी रो रही थी। आर्यवीर की सख्त आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन तुरंत गायब हो गई। उसूल तो उसूल होते हैं। वो किसी की मासूमियत पर भरोसा करके अपनी यूनिट को खतरे में नहीं डाल सकता था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की सिर्फ बॉर्डर पार करके उसके इलाके में नहीं आई थी, बल्कि बहुत जल्द वो उसके दिल के ऐसे मोर्चे की शुरुआत करने वाली थी जिसे जीतना उस सख्त फौजी के लिए भी आसान नहीं होगा। ये इश्क का मैदान था और जंग अभी शुरू हुई थी। लॉकअप का छोटा सा कमरा आराध्या के लिए किसी कब्र से कम नहीं था, मगर वो आराध्या सिंह थी जो मुश्किल हालात में भी हार मानने वालों में से नहीं थी। पिछले 1 घंटे से वो लगातार दरवाजे की सलाखें पीट रही थी,
बाहर खड़ा संदीप बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे उसे कुछ सुना ही ना दे रहा हो। आराध्या थक कर पलंग पर बैठ गई। उसका पेट खाली था और दिमाग गुस्से से भरा हुआ। अरे भाई, सुन रहे हो? कब से कह रही हूँ मुझे पानी चाहिए और कुछ खाने को भी। तुम्हारे उस मैनेजर साहब ने क्या तुम्हें चुप रहने का हुक्म दिया है? संदीप ने हल्का सा मुड़कर सपाट लहजे में कहा। शांत रहिए, मैनेजर साहब का आदेश है। कैदी को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आराध्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो उठकर फिर सलाखों के पास आ गई। कैदी होगी तुम्हारी कोई रिश्तेदार, मैं मेहमान हूँ समझे। और जाकर अपने उस सख्त मेजर से कहो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पापा तुम सबको अदालत में घसीट लेंगे। अजीब इंसान है, शक्ल से हीरो लगता है और हरकतें विलन जैसी। मेजर आर्यवीर प्रताप अपने ऑफिस में बैठा ये सब कैमरे में देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर चेहरे की सख्ती बरकरार रही। ये लड़की सच में अलग मिट्टी की बनी थी। आमतौर पर यहाँ लाए जाने वाले लोग डर से कांपते थे, मगर ये अब भी आदेश दे रही थी। उसने माइक का बटन दबाया। इसे पानी दे दो और कहो अपनी आवाज़ धीमी रखे, वरना सख्ती करनी पड़ेगी। आराध्या ने जैसे ही पानी लिया उसने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसके दिल में डर बैठने लगा था। उसका मोबाइल छीन लिया गया था और बाहर से कोई संपर्क भी नहीं था। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। दूसरी तरफ शादी वाला घर हाहाकार में बदल चुका था। खुशियों से भरा घर मातम सा हो गया था। विक्रम सिंह बेचैनी में ड्राइंग रूम में टहल रहे थे, जबकि सावित्री देवी रो रो कर बेहाल थी। कुछ तो बोलिए, मेरी बेटी कहाँ चली गई होगी इस ठंडी रात में, उस जंगल में? हे भगवान, कहीं किसी खाई में तो नहीं गिर गई? सावित्री देवी ने रोते हुए कहा। विक्रम सिंह ने परेशान होकर अपने बालों में हाथ फेरा। मैंने पुलिस में खबर कर दी है। वे कह रहे हैं वो इलाका फौज के अधीन आता है। वे सीधे दखल नहीं दे सकते। सुबह होते ही मैं खुद जाऊंगा। मेरी बेटी कभी अकेली कहीं नहीं गई, पता नहीं किस हाल में होगी। अर्जुन, आदित्य, अनन्या और बाकी रिश्तेदार सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें अंदाजा नहीं था एक छोटी सी शरारत इतना बड़ा रूप ले लेगी। तभी अचानक छवनी में तेज सायरन की आवाज गूंज उठी। खतरे का अलार्म बज चुका था। मेजर आर्यवीर प्रताप, जो अभी कुर्सी पर थोड़ा आराम कर रहा था, झटके से खड़ा हो गया। वायरलेस सेट पर लगातार संदेश आने लगे। अलर्ट के सेक्टर 4 में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों का एक ग्रुप बॉर्डर पार कर चुका था और उनके साथ एक महिला सहयोगी भी थी जो लोकल कपड़ों में थी। मेजर आर्यवीर का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां भिज गईं। महिला सहयोगी, लोकल लिबास। उसका ध्यान सीधा लॉकअप में बंद आराध्या सिंह की तरफ गया। क्या वो सच में रास्ता भटक गई थी? यह सब कुछ पहले से सोचा समझा गया प्लान था। उसने तुरंत अपनी कैप पहनी और तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज़ बता रही थी कि अब वो कोई नरमी नहीं बरतेगा। वो तूफान की तरह लॉकअप की ओर बढ़ा। संदीप ने उसे देखते ही सैल्यूट मारा। आर्यवीर ने इशारे से दरवाज़ा खुलवाया। आराध्या दीवार से टेक लगाए घूर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से घबरा कर उठी। सामने मेजर आर्यवीर खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली ठंडक नहीं थी, बल्कि आंखों में भड़कती हुई आग थी। उसने एक झटके से आराध्या का बाजू पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। उसकी सांस अटक गई। आर्यवीर का चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ इंच दूर रह गया था। उसकी गर्म सांसें वो साफ महसूस कर सकती थी। अब खेल खत्म। सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारे साथी कहाँ छिपे हैं? उसकी आवाज़ में गूंजती सख्ती थी। आराध्या घबरा गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। छोड़िए मुझे, आप पागल हो गए हैं क्या? मैंने बताया ना मैं आराध्या हूँ। झूठ! आर्यवीर ने दीवार पर उसके सिर के पास जोर से मुक्का मारा। रिपोर्ट आ चुकी है। तुम्हारे 7 लोग बॉर्डर पार कर चुके हैं। तुम यहाँ मेरा ध्यान भटकाने आई थी। बताओ प्लान क्या है, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। आराध्या की हिम्मत जवाब दे गई। उसकी आंखों में जो नफरत और शक था, उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो बस एक शर्त पूरी करने आई थी। मुझे घर जाना है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। आप लोग क्यों नहीं समझते?
उसकी सिसकियों और आवाज़ की सच्चाई ने आर्यवीर को एक पल के लिए रोक दिया। उसने गौर से उसकी आंखों में देखा। वहाँ डर था, पर झूठ नहीं था। एक अनुभवी फौजी होने के नाते वो सच और झूठ में फर्क समझता था। ये लड़की नाटक नहीं कर रही थी। उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। आराध्या वहीं दीवार के सहारे बैठ गई और घुटनों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। तभी वायरलेस पर आवाज आई, मेजर आर्यवीर, हेडक्वार्टर का आदेश है कि संदिग्ध लड़की को तुरंत सेंट्रल जेल भेजा जाए। इंटेलिजेंट टीम खुद पूछताछ करेगी। गाड़ी रवाना हो चुकी है। आर्यवीर के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। सेंट्रल जेल, वहाँ की सख्त पूछताछ और एक इज्जतदार घर की लड़की। अगर वो वहाँ गई तो बात बाहर तक फैल सकती थी, मीडिया तक पहुँच सकती थी, उसके परिवार की बदनामी हो सकती थी। वो जानता था इंटेलिजेंट की पूछताछ कितनी कठोर होती है। आराध्या ने जेल शब्द सुन लिया था। वो डर के मारे खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जेल नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। वो घबरा कर आर्यवीर के करीब आई और अनजाने में उसकी कमीज की बाह पकड़ ली, जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा पकड़ता है। आर्यवीर ने उसकी कांपती उंगलियों को अपनी आस्तीन पर महसूस किया। बाहर अब भी सायरन बज रहे थे। हमला कभी भी हो सकता था। उसे यहाँ रखना भी खतरा था और भेजना भी। बाहर से संदीप्त की आवाज़ आई, सर, गाड़ी 5 मिनट में पहुँच रही है। मेजर आर्यवीर एक गहरी कसमकस में खड़ा था। उसका फर्ज कहता था कि आदेश माने, लेकिन उसका दिल पहली बार उससे सवाल कर रहा था। उसका फर्ज कहता था कि वो आदेश माने, लेकिन उसका ज़मीर और उसकी इंसानियत उसे एक मासूम लड़की को भेड़ियों के हवाले करने के रोक रहा था। उसने आराध्या सिंह को देखा जो डर से काँप रही थी। मेरे पास एक रास्ता है, मेजर आर्यवीर प्रताप ने ठहर कर कहा। आराध्या ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। मैं कुछ भी करूँगी, बस मुझे जेल मत भेजिए। आर्यवीर उसके करीब आया। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। तुम्हें जेल जाने से सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, अगर तुम कानूनी तौर पर मेरी जिम्मेदारी बन जाओ। आराध्या समझ नहीं पाई। मतलब? आर्यवीर ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, मतलब ये कि हेडक्वार्टर का ऑर्डर अभी रुक सकता है जब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। आर्मी के नियमों के मुताबिक किसी अफसर की पत्नी को सीधे हिरासत में नहीं लिया जा सकता जब तक पक्का सबूत ना हो। मैं तुम्हें अपने क्वार्टर में सुरक्षित रख सकता हूँ, वरना 10 मिनट में तुम जेल की गाड़ी में होगी। आराध्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। शादी आपसे? लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? सोचने का वक्त नहीं है आराध्या, उसने सख्ती से कहा। गाड़ी गेट पर पहुंचने वाली है। फैसला तुम्हारा है, जेल और बदनामी या मेरा नाम और सुरक्षा। ये बस कानूनी कागजी शादी होगी। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। बाहर गाड़ी का हॉर्न गूंजा। वो आवाज़ उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगी। उसे अपने पापा विक्रम सिंह और माँ सावित्री देवी का चेहरा याद आया। उसने भीगी आंखों से आर्यवीर को देखा, जो इंसान कुछ देर पहले उसे रक्षक लग रहा था, अब वही एकमात्र सहारा था। ठीक है, मुझे मंजूर है, उसने मुश्किल से कहा। आर्यवीर ने तुरंत संदीप को बुलाया। पंडित विष्णु शास्त्री को बुलाओ और 2 गवाह भी, इमरजेंसी है। रात के उस सन्नाटे में बाहर सायरन की आवाज़ों के बीच एक छोटे से वंकर जैसे कमरे में अचानक शादी की तैयारी होने लगी। विष्णु, पंडित शास्त्री भी इतनी रात को बुलाए जाने पर हैरान थे, लेकिन मेजर का हुक्म था। आराध्या ने वही शॉल सिर पर ओढ़ ली जो कटीले तारों में फट गई थी। ठंड से कांपती देख आर्यवीर ने अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। जल्दी जल्दी मंत्र उच्चारण हुआ। गवाह खड़े थे। मंत्रों के बीच दोनों ने अग्नि के प्रतीक सामने प्रतिज्ञा की। आराध्या के आंसू उसके हाथों पर गिर रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक छोटी सी शर्त पूरी करने निकली थी और जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर बैठी। कागजों पर हस्ताक्षर करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यवीर ने चुपचाप पेन उसकी ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां एक पल को छू गईं और दोनों हल्का सा चौंक गए। बधाई हो पंडित जी, और गवाह कहकर चले गए। कमरे में अब सिर्फ वे दोनों थे। बाहर शोर थम चुका था, लेकिन अंदर एक नई खामोशी जन्म ले चुकी थी।
आर्यवीर ने दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ मुड़ा। आराध्या कुर्सी पर सिमटी बैठी थी। उठो, उसने धीमी सी आवाज़ में कहा। अब तुम लॉकअप में नहीं रहोगी, मेरे साथ मेरे क्वार्टर चलो। आराध्या ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। क्या ये ज़रूरी है? मेजर आर्यवीर प्रताप के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। बहुत ज़रूरी है, उसने धीमी लेकिन ठोस लहजे में कहा, क्योंकि तुम अब कैदी नहीं हो, तुम मिसिस आर्यवीर प्रताप हो और मेरी पत्नी जेल में नहीं रह सकती। उसने अपना हाथ आराध्या सिंह की तरफ बढ़ाया। आराध्या ने एक पल हिचकिचाकर अपना कांपता हुआ हाथ उसके मजबूत हाथ में दे दिया। उसकी पकड़ सख्त जरूर थी मगर सुरक्षित थी। वो उसे लेकर बाहर निकला। ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे किस्मत ने सच में करवट ले ली हो। रात का आखिरी पहर था। चारों तरफ सन्नाटा और दूर पहाड़ियों में चलती हुई हवा की आवाज़ें। आर्यवीर के क्वार्टर का भारी दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। कमरा सादा था, एक फौजी अफसर का कमरा। जरूरी चीज़ें थी मगर सजावट नाम की कोई चीज़ नहीं। एक कोने में हीटर जल रहा था, उसकी हल्की रोशनी कमरे को गर्माहट दे रही थी। आराध्या दरवाजे के पास ही खड़ी रह गई। उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी। कुछ देर पहले तक वो आज़ाद चिड़िया थी और अब एक अजनबी आदमी के घर में, जो अब कागजी उसका पति था। आर्यवीर ने अपनी जैकेट उतार कर कुर्सी पर रख दी और उसकी तरफ मुड़ा। वहाँ क्यों खड़ी हो मिसेस आर्यवीर? उसकी आवाज़ में हल्की सी मुस्कान थी, मगर रौब भी। आराध्या ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। वो उसके करीब आ गया। उसके बूटों की आवाज़ लकड़ी के फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी। मुझे डर लग रहा है, आराध्या की आवाज़ मुश्किल से निकली। किससे? मुझसे या हालात से? वो एक कदम और आगे बढ़ा। अब दोनों के बीच बस नाम का फासला था। आराध्या ने सच कहा, दोनों से। आर्यवीर के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से उसके ठंडे गाल को छुआ। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उसके शब्द सख्त थे मगर उनमें भरोसा था। अचानक उसने कहा, उसका हाथ थामा और उसे अपने पास खींच लिया। आराध्या घबरा गई मगर उसने खुद को संभालते हुए उसके कंधों पर हाथ रख दिए ताकि संतुलन बना रहे। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आर्यवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अब कैदी नहीं हो, तुम मेरी इज्जत हो और मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानता हूँ। आज के बाद तुम्हारी हर मुस्कान और हर आंसू की जिम्मेदारी मेरी है। उसके लहजे में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था। उसने उसके माथे से एक लठ हटाई और बहुत हल्के से उसकी पेशानी को चूम लिया। वो स्पर्श छोटा था मगर उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। बस एक वादा था, एक नई शुरुआत का संकेत, मगर उसमें सदियों का वादा छुपा हुआ था। ये एक मोहर थी जो उसने आराध्या के वजूद पर लगा दी थी। आराध्या की आंखें बंद हो गईं। उस पल उसे लगा कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह यही बाहें हैं। वो इस वक्त उसके चारों तरफ दीवार बनकर खड़ी थी। आर्यवीर की मर्दानगी खुशबू उसके होशो हवास पर छा गई। उसकी शक्ति और रौब में भी एक अजीब सा अपनापन था, जो आराध्या जैसी चुलबुली लड़की को भी शांत कर रहा था। आर्यवीर ने उसे खुद से अलग किया मगर नजरों का घेरा बनाए रखा। अब सो जाओ, सुबह होते ही हालात देखेंगे। सामने वाला बेड तुम्हारा है, मैं सोफे पर ठीक हूँ। आराध्या ने हैरानी से देखा। वो उसे सख्त समझी थी मगर वो एक सच्चा जेंटलमैन निकला था। वो चुपचाप बेड पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गई। आर्यवीर ने लाइट बंद की और खुद सोफे पर लेट गया। कमरे में अंधेरा था मगर आराध्या को अब डर नहीं लग रहा था। नींद में डूबते हुए उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि ये हिटलर उतना बुरा नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ ही आराध्या की आंख खुल गई। कमरे में हल्की सी मंत्रों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने उठकर देखा, सोफा खाली था। उसकी नज़र कमरे के कोने में बने छोटे से पूजा स्थान पर पड़ी। मेजर आर्यवीर प्रताप सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा कर रहे थे। उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। वर्दी में वो जितने सख्त लगते थे, इस समय उतने ही शांत और श्रद्धा से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। आराध्या उन्हें देखती रह गई। पूजा खत्म कर उन्होंने मुड़कर देखा
तो आराध्या को जागता हुआ पाया। गुड मॉर्निंग मिस सिंह, उम्मीद है नींद अच्छी आई होगी। उनका लहजा बिल्कुल सामान्य था। आराध्या ने मुस्कुराकर अंगड़ाई ली। गुड मॉर्निंग मेजर साहब, नींद तो अच्छी आई मगर आपके खर्राटों ने परेशान कर दिया, उसने शरारत से कहा। आर्यवीन ने वोहें उठाई। मैं खर्राटे नहीं लेता, और अगर लेता भी हूँ तो अब तुम्हें आदत डालनी होगी, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी का साउंड ट्रैक है। नाश्ता तैयार था। एक सैनिक ट्रे रख कर जा चुका था, पराठे, उबले अंडे और चाय। आराध्या को तेज भूख लगी थी, वो उठकर खाना खाने लगी। आर्यवीर सामने बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। आप नाश्ता नहीं करेंगे? उसने पूछा। मैं कर चुका हूँ, उन्होंने छोटा सा जवाब दिया। आराध्या ने शरारत से उनकी प्लेट में रखा सेब उठा लिया और एक बड़ा सा वाइट काट लिया। सुना है पति का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, उसने आंख दबाकर कहा। आर्यवीन ने अखबार नीचे रखकर उसे घूरा, मगर उनके चेहरे की सख्ती में हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। तुम्हारी ये फिल्मी बातें यहाँ नहीं चलेंगी, जल्दी खत्म करो, हमें निकलना है। तभी बाहर जोरदार धमाका हुआ। पूरा कमरा हिल गया। मेज पर रखा गिलास गिरकर टूट चुका था। आराध्या डर कर चीख पड़ी। आर्यवीर बिजली की तरह उठे और तुरंत उसे नीचे झुका दिया। नीचे रहो, उनकी आवाज़ में फिर वही कमांडर वाली सख्ती लौट आई थी। बाहर सायरन बजने लगे और गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। दुश्मन ने कैंप पर हमला कर दिया था। आर्यवीर ने दराज से पिस्तौल निकाली और जैकेट पहन ली। मेरी बात ध्यान से सुनो आराध्या, ये मजाक नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। अगर मैं वापस ना आया तो मेरा नायाब अर्जुन तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल लेगा। वो तेजी से बोल रहे थे। आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। आप मत जाइए, बाहर खतरा है। आर्यवीर ने उसके हाथ को मजबूती से थामा। उनकी आंखों में बही जवानों वाली चमक थी। ये मेरा फर्ज है आराध्या, और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने झुककर उसके माथे को चूमा। ये एक मौन बाधा था जो शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरा था। अपना ख्याल रखना, इतना कहकर मेजर आर्यवीर प्रताप दरवाज़ा खोलकर बाहर गोलियों और धमाकों के बीच निकल गए। आराध्या ने कांपते हाथों से दरवाज़ा बंद किया और वहीं फर्श पर बैठ गई। बाहर जैसे पिड़ले मचा हुआ था। हर धमाका ज़मीन हिला रहा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आर्यवीर। जिस इंसान को वो कल तक ठीक से जानती भी नहीं थी, आज वही उसकी दुनिया बन गया था। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। वो गुस्सैल हैं, सख्त हैं, मगर वो मेरे हैं। उनकी आंखों में आंसू बहते रहे। उसे पहली बार समझ आया कि एक फौजी की पत्नी होना क्या होता है। हर पल डर के साए में जीना। उसे अपनी कल की बातों पर शर्म आ रही थी। जब उसने उन्हें विलन कहा था, वो विलन नहीं, ढाल थे जो मौत और जिंदगी के बीच खड़े थे। करीब 2 घंटे बाद बाहर सब शांत हो गया। गोलियों की आवाज़ बंद हो चुकी थी। आराध्या ने दरवाजे से कान लगाकर सुना। तभी दरवाजे पर एक खास तरह की दस्तक हुई। आराध्या, दरवाज़ा खोलो। ये आर्यवीर की आवाज़ थी। उसने झट से दरवाज़ा खोला। सामने आर्यवीर खड़ा था। चेहरा धूल से काला, पर्दी पर मिट्टी और बाएं बाजू से खून रिस रहा था जहां गोली छूकर निकली थी। आराध्या ने उन्हें देखकर खुद को रोक न सकी। वो दौड़कर उनके सीने से लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। आप ठीक हैं? मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए? वो उनकी कमीज़ पकड़कर रोती रही। आर्यवीर पहले चौंके, फिर हल्के से मुस्कुराए और अपने जख्मी हाथ की परवाह किए बिना उसे बाहों में भर लिया। मैं ठीक हूँ पागल लड़की, देखो वापस आ गया ना। दुश्मन भाग गया। कोई भी आर्यवीर प्रताप के घर में घुसकर उसकी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आराध्या ने आंसुओं भरी आंखों से उनके बाजू की तरफ देखा। आपको चोट लगी है? बस हल्की सी खरोच है, तुम्हें संभालने से आसान। उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। आराध्या जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाई और उनका घाव साफ करने लगी। उनके हाथों की नरमी और चेहरे की चिंता आर्यवीर के दिल में एक नई जगह बना रही थी। हालात अब काबू में हैं। हेडक्वार्टर से क्लियरेंस मिल गई है। हमें तुम्हारे घर चलना होगा। तुम्हारे पापा विक्रम सिंह और माँ सावित्री देवी बहुत परेशान होंगे। आराध्या का हाथ रुक गया। उसे घर याद आया। मैं एक रात गायब रही हूँ,
पापा क्या सोचेंगे? उनसे बात करना मेरा काम है, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। कुछ देर बाद दोनों जीप में थे। पहाड़ी रास्तों से होती हुई जीप नीचे वादियों की ओर बढ़ रही थी। खामोशी थी मगर अब अजीब नहीं। आराध्या चोरी चोरी उन्हें देख रही थी। वो गंभीर थे मगर उस गंभीरता में अब अपनापन था। कल वो जिद्दी लड़की थी, आज किसी की पत्नी थी। जीप घर के सामने रुकी। जहाँ कल तक शादी की रौनक थी, अब सन्नाटा और चिंता थी। बाहर गाड़ियों की लाइन और लोगों की भीड़ थी। तैयार हो? अरीवीन ने उसका हाथ थामकर पूछा। आराध्या ने सिर हिलाया। दिल जोर से धड़क रहा था मगर उसके हाथ की पकड़ ने हिम्मत दे दी थी। दोनों जीप से उतरे। सावित्री देवी नंगे पांव भागती हुई आईं और आराध्या को सीने से लगा लिया। माँ बेटी की रुलाई ने सबको भावुक कर दिया था। विक्रम सिंह भी आगे बढ़े। आंखों में यकीन और हैरानी दोनों थे। जब आराध्या थोड़ी संभली तो उसने देखा पूरा परिवार उन्हें घेरे खड़ा है और सबकी नजरें उस फौजी अफसर पर टिकी हैं जो उसके साथ खड़ा था, सीधा, सख्त और सम्मान से भरा हुआ। आर्यवीर बिल्कुल आराध्या के पीछे एक रक्षक की तरह खड़ा था, पूरे आत्मविश्वास और शांति के साथ। विक्रम सिंह ने नम आंखों से अपनी बेटी का माथा चूमा, फिर सख्त नजरों से आर्यवीर को देखा। एक बाप का गुस्सा साफ झलक रहा था। ये सब क्या है? आप कौन है और मेरी बेटी इस हालत में आपके साथ क्यों है? अरविंद ने सम्मान से सिर झुकाया, फिर सीधी उनकी आंखों में देखा। उसकी नज़रों में झिझक नहीं बल्कि सच्चाई थी। मेरा नाम मेजर आर्यवीर प्रताप है। मैं इस सेक्टर का इंचार्ज हूँ। उसने एक बार रुककर आराध्या का हाथ थाम लिया। और ये मेरी पत्नी है। यह सुनते ही माहौल जैसे जम गया। विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पत्नी? ये कैसी बकवास है? तुमने मेरी बेटी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरविंद ने आराध्या का हाथ मजबूती से थामे रखा, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। अंकल, पहले बुरी बात जान लीजिए। हालात ऐसे थे कि इसकी जान और इज्जत बचाने के लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मैंने इसे कैद नहीं किया, अपनी सुरक्षा दी है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। आराध्या ने रोते हुए पूरी बात बताई। कैसे वो रास्ता भटक गई, कैसे उसे जेल भेजे जाने वाला था और कैसे आर्यवीर ने उसे बचाया। उसकी सच्चाई और आर्यवीर के संयम ने विक्रम सिंह का गुस्सा धीरे धीरे शांत कर दिया। परिवार के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। फैसला हुआ कि जब शादी हो चुकी है और गवाह भी है तो अब सम्मान इसी में है कि बेटी को विदा कर दिया जाए। कुछ देर बाद जीप एक बड़ी सी हवेली के सामने रुकी। ये प्रताप हवेली थी, शहर से थोड़ा दूर, शान और रौब से भरी हुई। आर्यवीर ने उतरकर आराध्या के लिए दरवाज़ा खोला। वो अब भी साधारण सूट में और उसकी जैकेट में झिझकती हुई बाहर आई थी। अंदर बड़े हॉल में सन्नाटा था। बीच में रुक्मणी देवी गंभीर मुद्रा में बैठी हुई थी। वो आर्यवीर की माँ और इस परिवार की मुखिया थी। उनकी आंखों में रौब था। आर्यवीर ने आगे बढ़कर कहा, नमस्ते माँ। रुक्मणी देवी ने जवाब देने की बजाय आराध्या को सिर से पैर तक देखा। तो यही है वो लड़की जिसके लिए तुमने इतने बड़े फैसले ले लिए? जी माँ, ये आराध्या प्रताप है। आर्यवीर का लहजा शांत मगर अडिग था। रुक्मणी देवी ने ठंडी सांस ली। बहुत छोटी और नादान लगती है। हमारे घर की बहुएं ऐसी नहीं होती। क्या ये इस घर की जिम्मेदारियां निभा पाएगी? आराध्या का दिल बैठ गया मगर वो कुछ कहती उससे पहले ही आर्यवीर ने नज़रों से उसे चुप करा दिया। समय के साथ सब सीख जाएगी माँ। हीरा भी तराशा जाता है तब कहीं जाकर चमकता है। अभी ये बहुत थकी हुई है। इतना कहकर वो आराध्या को सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में ले गया। कमरा बड़ा सजा हुआ और शांत था। हल्की सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। आराध्या नहाकर सफ़ेद सूट में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल संवार रही थी मगर उसका ध्यान दरवाजे पर था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। उसका दिल तेज से धड़कने लगा। आर्यवीर अंदर दाखिल हुआ। अब उसने वर्दी बदल कर सादा कुर्ता पैजामा पहन रखा था। वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। शीशे में दोनों की नज़रें मिली। उनकी आंखों में अब कमांडर वाली सख्ती नहीं बल्कि एक पति की नरमी थी। उन्होंने धीरे से उसके हाथ से ब्रश लिया और मेज़ पर रख दिया। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बहुत थक गई हो मिसेज प्रताप? उनकी धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई।
उसने नजरें झुका लीं। आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती, उसने धीरे से कहा। वो उदास आवाज में बोली, उन्हें लगता है गलती मेरी है। मेजर आर्यवीर प्रताप ने बड़े प्यार से उसके कंधे पकड़े और अपनी तरफ घुमा लिया। अब दोनों आमने सामने थे। उन्होंने उंगली से आराध्या सिंह की ठोड़ी हल्के से ऊपर उठाई और मुस्कुराकर बोले, माँ को छोड़ो, ये बताओ तुम्हें किसने पसंद किया है? बस वही मायने रखता है। और जब मेजर आर्यवीर प्रताप किसी को अपनी पसंद कह दे तो दुनिया की नापसंद अपने आप छोटी हो जाती है। आर्यवीर ने हल्की सी हिम्मत जुटाकर कहा, आप तो पूरे हिटलर हो। आपको क्या पता पसंद नापसंद क्या होती है? आप तो बस आदेश देते हो। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर छेड़ने वाली। आर्यवीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने उसे पास खींच लिया। आराध्या का नाजुक सा बदन उनके सीने से लग गया। वो धीमे से बोले, जब ये हिटलर प्यार करता है ना तो बहुत खतरनाक हो जाता है श्रीमती जी। आर्यवीर प्रताप। आराध्या शर्मा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात दोनों के बीच की दूरी सच में खत्म हो गई थी। आराध्या ने महसूस किया कि सख्त फौजी के पीछे कितना नर्म दिल इंसान छुपा है जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है। कुछ हफ्ते बाद आराध्या की असली परीक्षा शुरू हुई। रुक्मणी देवी ने ठान लिया था कि वो उसे एक आदर्श पारिवारिक बहू बनाए बिना नहीं रहेंगी। सुबह 6 बजे उठो, इतनी देर तक सोना ठीक नहीं, दुपट्टा सिर पर रखो, चाय ऐसे नहीं बनती, सीखो सही तरीके से। आराध्या पूरी कोशिश करती लेकिन उसकी परवरिश खुले माहौल में हुई थी तो उससे छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती थीं। एक दिन नौकरानी छुट्टी पर थी तो उसने खुद पराठे बनाने की सोची। तवे पर पराठा डाला और मोबाइल पर रेसिपी देखने लगी। ध्यान हट गया और पराठा जल गया। धुआं उठते ही वो घबरा गई। तभी रुक्मणी देवी किचन में आ गई। धुआं देखकर नाराज हो गई। ये क्या कर दिया तुमने? एक पराठे भी ठीक से नहीं बनता तुमसे, घर कैसे संभालोगी? आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त मेजर आर्यवीर प्रताप जॉगिंग से लौटे। उन्होंने जला पराठा देखा। माँ का गुस्सा और आराध्या के आंसू भी। वो सीधे उसके पास गए, उसका हाथ पकड़कर देखा, कहीं जली तो नहीं? हाथ तो ठीक है ना? उनकी आवाज़ में सिर्फ चिंता थी। आराध्या बोली, बस पराठा जल गया। आर्यवीर ने शांत लेकिन ठोस लहजे में कहा, माँ ये पराठा मैं खा लूँगा और प्लीज़ इसे किचन के काम के लिए डांटिए मत। मुझे रसोइयाँ नहीं, अपनी पत्नी चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद बना लूँगा। रुक्मणी देवी बोली, तुम इसका साथ दे रहे हो, ये सिर चढ़ जाएगी। आर्यवीर ने सबके सामने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये जैसी भी है मेरी पसंद है। इसकी मासूमियत मुझे अच्छी लगती है। प्लीज़ इसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। मैं आराध्या को आराध्या ही देखना चाहता हूँ, कोई कठपुतली नहीं। अगर उसे रोटी बनानी नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आराध्या ने हैरत और बेपनाह मोहब्बत से अपने पति को देखा। उस एक बात ने उसके दिल में मेजर आर्यवीर प्रताप का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया कि वहाँ कोई और पहुँच ही नहीं सकता था। वो हर मोर्चे पर उसका रक्षक था, लेकिन मोहब्बत की राह अगर बिल्कुल आसान होती तो कहानी अधूरी रह जाती। आर्यवीर की दोस्त अनन्या, जो बचपन से उसे अपना मानती थी, इस शादी को कभी दिल से कबूल नहीं कर पाई। उसे आराध्या की खुशी चुभती थी। एक शाम आराध्या लॉन में अकेली चाय पी रही थी। तभी अनन्या बनावटी हमदर्दी के साथ उसके पास आकर बैठ गई। बोली, आराध्या तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो। आर्यवीर ने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया। आराध्या चौंकी। कैसा एहसान? अनन्या ने हल्की जहरीली मुस्कान के साथ कहा, अरे वही, उन्होंने तो तुम्हें बदनामी से बचाने के लिए शादी की थी। घर में सब जानते हैं ये रिश्ता बस एक जिम्मेदारी था, वरना कहाँ मेजर आर्यवीर प्रताप और कहाँ तुम। प्यार तो बराबरी वालों में होता है, मजबूरी में नहीं। तुमने गौर नहीं किया, वो तुम्हें हमेशा बचाते हैं, प्यार नहीं करते। ये फर्ज है, प्यार नहीं। अनन्या के शब्द पिघले शीशे की तरह आराध्या के दिल में उतर गए। उसे वो रात याद आई जब आर्यवीर ने इसे एक समझौता कहा था, एक कागजी रिश्ता। उसके दिल में हीन भावना जाग उठी थी। उसे लगा जो वक्त वो उसके साथ बिताते हैं वो अपनापन है, वो बस एक जिम्मेदारी है। इस गलतफहमी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने आर्यवीर से दूरी बना ली। रात को करवट बदल कर सोती।
उसके छूने पर बहाना बनाकर हट जाती। अरिवीर परेशान थे लेकिन वो कुछ बताती नहीं थी। आखिर एक दिन झगड़ कर वो नाराज होकर अपने मायके इलाहाबाद चली गई। अरिवीर भी काबू हो गया। उसे समझ नहीं आया अचानक क्या हो गया। 2 दिन भी इंतजार न कर सके और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते इलाहाबाद पहुंच गए। आराध्या अपने कमरे में रो रही थी, तभी दरवाज़ा जोर से खुला और आर्यवीर अंदर आ गया। आंखें लाल, चेहरा थका और गुस्से से भरा हुआ। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और दीवार से लगा दिया। क्या समस्या है तुम्हारी आराध्या? क्यों भाग आई हो वहाँ से? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे पागल कर दिया है तुमने। आराध्या ने हाथ छुड़ाया और चीख पड़ी, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। आपने मुझ पर एहसान किया था ना, मेरी इज्जत बचाई थी। अब आज़ाद कर दीजिए मुझे। मुझे तरस वाली मोहब्बत नहीं चाहिए। तलाक शब्द सुनते ही आर्यवीर का सब्र टूट गया। उन्होंने उसके कंधे पकड़कर झकझोरा, तुम पागल हो गई हो क्या? एहसान, हमदर्दी? मैंने उस रात अपने उसूल तोड़े थे, अपना करियर दांव पर लगाया था, जान खतरे में डाली थी। हमदर्दी के लिए नहीं। आराध्या रोते हुए बोली, तो फिर क्यों? आर्यवीन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, क्योंकि तुम मेरी रग रग में बस गई थी, क्योंकि मुझे तुमसे इश्क हो गया था, दीवानगी वाला। तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी ज़रूरत हो। मैं किसी के लिए नहीं झुकता, लेकिन तुम्हारे लिए टूट गया और तुम किसी की बातों में आ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आराध्या खामोश हो गई। आंसू अब खुशी के थे। आर्यवीन ने अपना माथा उसके माथे से टिकाया। दोबारा कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। आराध्या ने रोते हुए उन्हें गले से लगा लिया। आई लव यू हिटलर। मुझे लगा आप बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। आर्यवीन ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। आई लव यू टू मिस ट्रेवल। ये मेरा फ़र्ज़ नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का फ़र्ज़ है, जो मैं ज़िंदगी भर चुकाता रहूँगा। 1 साल बाद की बात है। इलाहाबाद की हल्की ठंडी शाम थी। आर्यवीर और आराध्या अपने घर से एक पार्टी के लिए निकल रहे थे। आर्यवीर काली शेरवानी में बेहद शाही लग रहे थे और आराध्या लाल बनारसी साड़ी में कमाल लग रही थी। चेहरे पर सुकून और हल्की सी चमक थी। गाड़ी में बैठते हुए आर्यवीन ने एक नज़र उस पर डाली जो शीशे में अपने बाल ठीक कर रही थी। आराध्या मुस्कुराई और बोली, मेजर साहब, आज तो आप बिल्कुल फिल्मी हीरो लग रहे हैं। कहीं कोई और लड़की अगवा न कर लीजिएगा। आराध्या ने शरारत से कहा और अपना हाथ मेजर आर्यवीर प्रताप के बाजू पर रख दिया। आर्यवीर मुस्कुराया और उसका हाथ थामा और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा लीं। फिर प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों से छुआ और बोले, मेरा दिल और मेरी ज़िंदगी पहले ही पूरी तरह भरी हुई है बेगम साहिबा। अब वहाँ किसी और के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे कोई अप्सरा ही क्यों ना हो। अच्छा जी, तो हमारे आने वाले जूनियर कमांडर का क्या होगा? उसके लिए भी जगह नहीं है? जोहा ने मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। आर्यवीन ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। उसकी आंखों में एक ऐसी नरमी उतर आई जो सिर्फ एक होने वाले पिता की आंखों में होती है। उन्होंने प्यार से आराध्या के पेट पर हाथ रखा और बोले, वो तो हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी होगा, हमारे प्यार की जीत, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी। वो मेरा ही नहीं, तुम दोनों की जान होगा। आराध्या ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया और धीमे से बोली, और आप मेरी जान हो। गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ती रही। शाम की हवा में उनकी हंसी घुल गई। उनकी मोहब्बत अब किसी जंग की मोहताज नहीं थी। हर गलतफहमी मिट चुकी थी, हर इम्तिहान पीछे छूट चुका था। अब उनके बीच सिर्फ सुकून, प्यार और आने वाले कल की उम्मीद थी। उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार हर मुश्किल पर जीत हासिल कर लेता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ।